हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 5 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024 के लिए 7 डेज सीटीआर मॉडल एक्सपीरियंस करने के लिए 7 डेज का आपको एक्सेस दिया जा रहा है। तो ये आप एक्सेस कर सकते हो 7 मई से लेकर 13 मई के बीच में, ठीक है ना। तो 7 डेज का बिल्कुल एक्सेस है आपको 7 के अंदर। 7 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप खुद रियलाइज करोगे कि जो सीटीआर मॉडल है कितना इनोवेटिव मॉडल है एंड किस तरह से यूपीएससी के जितने भी डिमांड्स है ना उनको अच्छे से कैटर करता है। आप खुद 7 दिनों के अंदर ये चीज़ आप रियलाइज कर लोगे। तो मैंने क्या किया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे क्लिक करके इसको आप एक्सेस कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, आपकी प्रेपरेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। कुछ और इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में आप सभी जानते हो कि हमारी टीम की तरफ से रिवीजन सीरीज भी रन करी जा रही है, ठीक है। कल हमने प्लेस इन न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करी। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो, डेफिनेटली जाके देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के प्रीलिम्स के लिए। उसी तरह से आज और कल आप इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर भी सर के साथ जुड़ के यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू अग्रहट्टा एंड मैत्रेय, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं पहली बात तो अग्रहट्टा की, तो आप रियलाइज करना ये बात करता है एक वाटर व्हील की, ठीक है ना। इरिगेशन के अंदर आप वाटर व्हील को यूज करते हो, तो बिल्कुल ये एक तरह का पर्शियन वाटर व्हील है जिसको इरिगेशन ऑफ लैंड के अंदर यूज किया जाता है। देखो, इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना, ठीक है। अगर इतना ही पता हो ना, बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपने मीनिंग वहां पे पता होगा ना, तो प्रीलिम्स में आसानी से आप उसके आंसर के +2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मैत्रेय की, तो दरअसल में यहाँ बात होती है जो फ्यूचर बुद्धा की बात होती है, ठीक है ना। ऐसा मानते हैं कि आप बुद्धा की बात कर लीजिए या फिर बोधिसत्व की भी बात कर सकते हो। तो एक तरह से आने वाले टाइम के फ्यूचर के अंदर हमें धरती पे अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे, तो फ्यूचर बुद्धा को भी इस नाम से बताया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए, ये भी ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, राइट। अब इसी तरह से आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, पाही कास्ट एंड खुद कास्ट, ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। टर्म्स हैं, ठीक है। इन टर्म्स का आप मुझे मीनिंग बताओगे नीचे कॉमेंट्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज NMIS, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, NMIS सर्वे को रिलीज किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सर्वे कराया किसने है। देखो, आप जानते हो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके द्वारा प्लस एट द सेम टाइम UNIDO, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर सर्वे को अंडरटेक किया है। ताकि देखो, नाम से क्लियर सोचो क्या मीनिंग हो सकता है इसका, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। क्या मीनिंग होगा, जो हमारे अलग अलग आप नोटिस करो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो कितना इनोवेट कर रही हैं, क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स उनके द्वारा निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ जो प्रोडक्ट के अंदर या फिर प्रोसेस के अंदर कुछ तरह की इनोवेशन आई है या नहीं आई है, ये चीज चेक करने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि आप खुद देखो ना, जब तक आप इनोवेशन नहीं करोगे, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो उनके आने वाले टाइम के फ्यूचर डिमांड्स हैं उनको मीट कर पाएंगे, क्या मार्केट्स को वो एक्सपेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हो गया। अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कुछ एक एक बात होती है ना कि आप, एक होता है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में compete कर रहे हो, एक होता है कि आप मार्केट ही कुछ नई क्रिएट कर दो, कुछ नया ही इनोवेशन ले आओ। तो उस पर हम कैसा काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर चीजें NMIS सर्वे के थ्रू हमें देखने को मिलती हैं। तो पहला ऐसा सर्वे हमें देखने को मिला था 2011 के अंदर। इस पर्टिकुलर सर्वे कुछ अगर हम हाईलाइट समझेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि जो कर्नाटका स्टेट है वो सबसे इनोवेटिव स्टेट है, फॉलोड बाय दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो सबसे टॉप पे तो आपको कर्नाटका का नाम ध्यान में रखना है। उसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें, तो फर्म्स के अंदर आप नोटिस कीजिएगा तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, इनका इनोवेटिव फर्म्स के अंदर सबसे ज्यादा शेयर है, ठीक है ना। वेयर एज ओडिशा, बिहार एंड झारखंड का सबसे लोएस्ट शेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब एक बात नोटिस करते हो आप लोग, जब इकोनॉमी के अंदर आप पढ़ते हो ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मैंने आप सभी को बहुत बार डिस्कशन करी है, इनका डेफिनेशन भी मैंने बताई है, जो अपडेटेड डेफिनेशन इनकी आई है। तो जो छोटे वो होती है ना एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पर ना बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है ना, इनके पास उतना कैपिटल नहीं होता, कई बार जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स के अंदर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। पर एक मेजर इशू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है विद रिगार्ड्स टू इनोवेशन। अगर इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर 8,000 फर्म्स का हमने सर्वे किया, तो उनमें से ना नियरली 6,000 फर्म्स में हमें कोई इनोवेशन नहीं देखने को मिला, ठीक है ना।
और इनमें से ज्यादातर कौन सी थी, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कहने का मीनिंग क्या है, एमएसएमईज का फोकस इनोवेशन पर काफी कम है। तो इस तरह की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोसेस, ये सभी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट एक्सपेंड करने के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, वहां पर कंपनीज ने अच्छा काम किया है। तो 80% फर्म्स ने यहां पर अच्छा काम किया है, पर इनोवेशन थोड़ी अभी और हमें काम करने की जरूरत है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज गोल्डन ग्लोब रेस। इसको समझते हैं कि आखिर है क्या। देखो जब हम बात करते हैं ना गोल्डन ग्लोब रेस की, तो इंडिया की तरफ से कमांडर अभिलाष टॉमी जी हैं, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है क्योंकि पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया है। इनकी जो रैंक थी वो सेकंड आई है, ठीक है ना। इनकी बोट का नाम था बयानत। समझते हैं क्या चीज है। देखो हुआ क्या था ना, दरअसल में हिस्ट्री समझना, 1968 में ना इस पर्टिकुलर मतलब ठीक है ना, एक पर्सन थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया की पहली सोलो नॉन स्टॉप सरकम नेविगेशन करी। कहने का मीनिंग क्या, मैं आपको समझाता हूँ। वो यहां से निकले, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रांस से निकले, एंड कहीं ना कहीं पूरा वो घूम घाम कर करते हुए यहाँ पर ही वापस आ गए, ठीक है। और ये चीज कैसी थी, सोलो, बिल्कुल अकेले उन्होंने ये चीज करी, नॉन स्टॉप ये चीज करी गई है, ठीक है ना। अब इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था, ठीक है ना, जो कि के सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन, इनके द्वारा मतलब इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसी को एक तरह से हमने कमेमोरेट करने के लिए क्या किया है ना, इस पर्टिकुलर रेस को यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो उनके द्वारा ही कंडक्ट करी जाती है, ताकि जो ठीक है ना, जो कि उन्होंने 1968 में इस तरह की रेस करी थी, मतलब एक तरह से उन्होंने ये चीज करी थी, तो उसी के लिए एक रेस बना दी गई है अब गोल्डन ग्लोब रेस। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंगल हैंडेडली नॉन स्टॉप पूरा हम इस तरह से दुनिया को सर्कम नेविगेट करते हैं। अब ध्यान में रखना कि जो जॉनसन जी की जब बात कर रहा था ना, उन्होंने कब ये जर्नी करी थी, 1968 के अंदर। अब आज के टाइम पे तो आप नोटिस करोगे नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, पर इस रेस के अंदर इन सभी टेक्नोलॉजीज को आप यूज नहीं कर सकते। आप बस वही टेक्नोलॉजीज को यूज करोगे जो 1968 से पहले तक आ चुकी थी। उसके बाद जो भी चीजें हुई वो इस रेस में नहीं यूज करी जा सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जीपीएस का यूज नहीं कर सकते, आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, नेविगेशनल एड, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड हैं। बस होता क्या है, सेलर्स के पास एक सैटेलाइट फोन होता है, इमरजेंसी लोकेटर बेकन्स होते हैं, ताकि मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर वो यूज उनको कर पाए, बट अदरवाइज उनको यूज नहीं किया जा पाएगा। और जो सर रॉबिन ने जो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट यूज किया था, तो बिल्कुल सेम इक्विपमेंट इनको दिया जाता है ताकि वो इनको यूज कर पाए। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि गोल्डन ग्लोब रेस आज के टाइम पर भी ना, वो पुरानी जो एक तरह की चीजें होती थी उनको दोबारा से रिक्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश है, राइट। तो इस तरह से ये चीज होती है, ठीक है। एक स्टार्ट कहाँ से होती है सर, देखो ये स्टार्ट होती है यहाँ पे फ्रांस से, ठीक है ना। ये फ्रांस में हमें देखने को मिलता है लेस सेब्रेडोल, ठीक है ना, मुझे फ्रेंच एग्जैक्टली आती नहीं है। तो फ्रांस में यहाँ से एक पर्टिकुलर रेस में स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरह इस पर्टिकुलर रेस ये वर्क करती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रेड पांडास। अब सर रेड पांडास क्यों न्यूज में है, क्योंकि देखो बहुत सारी स्टडीज ने हमें सजेस्ट किया है कि अगर इनको बचाना है ना रेड पांडास को, तो ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन जरूरी है, ठीक है ना। तो समझते हैं आखिर, देखो आप बात करते हो जब रेड पांडास की, तो ये लार्जली क्या है, वेजिटेरियन है। पर ऐसा नहीं है, ये देखो वर्ड मैंने यूज क्या किया, लार्जली, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वेजिटेरियन, नहीं। कुछ इंसेक्ट्स हो गया, एग्स हो गया बर्ड्स के, इनको भी ये खाता है, फ्रूट्स रूट्स ये सारी चीजें भी साथ में ये खाता है। पर मेजरली सर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लीव्स के ऊपर, आपकी जो बैम्बो शूट्स होती हैं उनके ऊपर। अब ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में ना हमें दो टाइप्स के पांडास देखने को मिलते हैं, एक होते हैं आपके जाइंट पांडास और एक होते हैं रेड पांडास। जब बात होती है रेड पांडास की, तो रेड पांडास का आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, और उसी तरह से साइट्स और डब्ल्यूपीए के अंदर ये अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहते हैं थोड़े ठंडे एरियाज के अंदर, ठीक है, चिली कोल्ड एरियाज के अंदर। स्पेशली आप बात करो ईस्टर्न हिमालयस की बात कर लो, ठीक है ना, तो वहाँ का वेदर इनके लिए काफी सूटेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिंगलीला हो गया, ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, आपको दार्जिलिंग और कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। वो पर्टिकुलर एरिया इनके लिए थोड़ा सूटेबल रहता है। तो ये बात थी रेड पांडास के रिगार्डिंग, इनका ना आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड, इसको ध्यान में रखना। पर जब मैं बात करता हूँ जाइंट पांडास की, तो इनका आईयूसीएन स्टेटस हो जाता है वल्नरेबल। तो दोनों में फर्क आप ध्यान में रखोगे, रेड पांडास आर व्हाट, दे आर एंडेंजर्ड, वेयर एज जाइंट पांडास आर वल्नरेबल। इंडिया के अंदर इनकी ना दो सब स्पीशीज, मतलब कहने का मतलब रेड पांडा के आगे दो सब स्पीशीज देखने को मिलती हैं। जैसे एक हो गया हिमालयन रेड पांडा और दूसरा चाइनीज रेड पांडा, ये दोनों सब स्पीशीज इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है, फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मुझे कमेंट्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक बार बताना, 2022 में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा गया था। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आखिर है क्या, यहाँ पे देखो आप जानते हो ये ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी हुआ पता क्या है
एक ना मेलानिस्टिक टाइगर था, उसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर टाइगर तो हमें पता है, ये मेलानिस्टिक क्या होता है? देखो आप जानते हो एक ना पिगमेंट होता है, डार्क पिगमेंट जिसको बोलते हैं मेलानिन, ठीक है ना। अब ये मेलानिन ही होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन का क्या कलर होगा, ठीक है ना, उसको एक कलर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब अगर मेलानिन कंटेंट ज्यादा होगा तो आपका जो स्किन का कलर होगा वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो एक तरह से इसी को बोलते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइगर का कलर जो है वो डार्क है, तो मेलानिन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। और जो मेलानिज्म होता है ना, एक तरह का ये जेनेटिक म्यूटेशन ही है, ठीक है ना। अलग अलग एनिमल्स हो गया, अलग अलग मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स के अंदर आपको चीज देखने को मिल जाएगी। तो अभी रिसेंटली एक मेलानिस्टिक टाइगर की डेथ हुई थी सिमलीपाल के अंदर, तो मेलानिस्टिक टाइगर हमने समझ लिया और सिमलीपाल भी हम अभी समझ लेते हैं। तो सिमलीपाल का वर्ड आया है दरअसल में सिमुल, जिसका मतलब होता है सिल्क कॉटन ट्री से, तो वहां से इसका नाम आया है। इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1956 के अंदर और इंक्लूड किया गया था, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। साथ में यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये पार्ट है, ठीक है ना, तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा लैंडस्केप है वर्ल्ड का जहां पर मेलानिस्टिक टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ना हम ओनली वाले स्टेटमेंट्स को गलत कर देते हैं, पर यहाँ पर वो स्टेटमेंट ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, आपको संथाल, भूमिजा, बतूदी, गोंडास, खादियास, मनकादिया, सहारा, कोला, ये सारी आपको ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेजर्ट आपको यहाँ पे मेजरली देखने को मिलता है, और इस तरह से आपके 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। साल जो है वो सबसे डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है, और फोना के अंदर लेपर्ड, गॉड, एलिफेंट, लंगूर, बार्किंग एंड स्पॉटेड डियर, ये कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मेलानिस्टिक एनिमल्स क्या है वो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एंटोनॉफ AN32। इसको समझते हैं कि आखिर सर इसका मीनिंग क्या है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, आप अगर नोटिस करोगे तो एक ना यूक्रेन का एक कंपनी है एंटोनॉफ के नाम से, ठीक है। दरअसल में कंपनी ना पहले USSR की हुआ करती थी, ठीक है। बाद में USSR डिवाइड हो गया, आप जानते हो, ठीक है, उसका डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एंटोनॉफ थी ये कीव में आपको देखने को मिलती है। कीव आप जानते हो ना, यूक्रेन की राजधानी है, तो वहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड है। तो उनके द्वारा अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उनके द्वारा क्या बनाया गया था, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, उसी का नाम क्या है, एंटोनॉफ AN32। समझते हैं दरअसल में हुआ पता क्या है कि इंडिया को ना काफी बार इस तरह के एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, यानी कि कहने का मतलब थोड़े जो जिनके पावरफुल इंजन हो। तो इस तरह के जो पावरफुल इंजन वाले एयरक्राफ्ट हमने कहाँ यूज करने थे, हमने यूज करने थे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग। तो तब हमने काफी लंबे टाइम पहले हमने एंटोनॉफ AN32 यहाँ से ऑर्डर किए थे, ठीक है, 1984 के टाइम पे आप देख सकते हो। इसका नेटो का रिपोर्टिंग नाम क्या है, क्लाइन, ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो इंजन ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप है। दरअसल में हुआ क्या था ना, इन्होंने क्या किया, AN32 को बनाने के लिए AN26 और AN12 इन दोनों को ऐड ऑन किया, मतलब कुछ फीचर्स इसके लिए कुछ फीचर्स इसके लिए, उसके बेसिस के ऊपर ये पावरफुल इंजन वाला क्रिएट करने की कोशिश करेगी AN32 के अंतर्गत, ताकि इसको मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पर्पसेस के लिए यूज किया जा पाए, ठीक है। तो इंडिया ने रिसेंटली प्रोपेलर्स को डोनेट किया है, तो न्यूज तो इतनी पॉइंट नहीं है, इसको AN32 को हमें समझना जरूरी था और वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। कुछ और चीजें अगर आप देखना चाहो तो इसको हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। बेसिकली ना एक्चुअल में कोशिश थी कि जैसे मान लो हमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कई बार जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो वहां पर भी हम इन चीजों को अच्छे से कर पाए, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है वहां पर भी काम कर पाए, और उसी तरह से हॉट क्लाइमेट के अंदर भी काम कर पाए। यहाँ पर मैक्सिमम वेट ये कैरी कर सकता है 27 टन का, और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 530 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप 42 पैराट्रूपर्स हो गए, या फिर 50 पैसेंजर्स, या फिर 24 कैजुअलिटीज को आप कैरी कर सकते हो ऑन स्ट्रेचर विद 3 मेडिकल पर्सनल, ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर जनरली ना इसको पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लो कई बार पैराट्रूपर्स की लैंडिंग करवानी होती है, ठीक है, कई बार ड्रॉप जोन आप देखते हो ना, कि मान लो एक पर्सन है हमारा, ठीक है, पैराट्रूपर है मान लो, वो उसको नीचे यहाँ पे लैंड करना है, ठीक है ना, तो पैराट्रूपिंग के लिए, पैरा ड्रॉप के लिए इसको कई बार यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से पैराशूटिंग के लिए हो गया, इन सभी चीजों के लिए आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हो। बॉम्बिंग के अंदर इनका थोड़ा लिमिटेड रोल ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था वानाक्राई, पेट्या, एटर्नल ब्लू के बारे में, तो बिल्कुल देखो ये साइबर अटैक्स है, ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है। पहली बात तो ये कि साइबर अटैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं एक करंट अफेयर्स में थे, बहुत न्यूज में रहे थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगर न्यूज को अच्छे से फॉलो करते रहेंगे तो हमारे एग्जाम में क्लियर होने के चांसेस थोड़े डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। अब आज हमने जो पढ़ा उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर
अलॉन्ग विद जो मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया 2022 का इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वो, एंड साथ ही साथ जो दो मैंने टर्म्स दिए हैं आपको ना, पाही काश्ता और खुद काश्त, इनके नाम, इनके टर्म्स का मीनिंग आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उनका क्विकली एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला है आर्टिकल 142, क्या ये कंप्लीट जस्टिस के साथ लिंक होता है? तो आंसर इज बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना, हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे ये पावर्स हैं, तो ये बात यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है। इंडिया की पहली अंडर सी ट्विन टनल क्या कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी? द आंसर इज फॉल्स। ठीक है ना, ये पहली बार हमें मुंबई में बनती हुई देखने को मिल रही है, तो लगभग ये कंप्लीट होने ही वाली है। न्यूरोटॉक्सिन्स, हमने इसको भी समझा था किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हमने लुधियाना वाले गैस का एग्जाम्पल याद करना, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वहां पर हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ब्लू बगिंग, ठीक है, इसको तो हमने बहुत ही डिटेल में समझा था कैसे ब्लूटूथ के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, और आपका डेटा चोरी किया जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं उसको यूज किया जा सकता है, मिस यूज किया जा सकता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। मावाला, ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नेम देखने में लगता है, पर डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो गए कल के पर्टिकुलर क्वेश्चंस, उसी तरह से इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एंड जो बाकी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी उनका भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।